बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से सहर्ष स्वागत करती हूँ। ये आपका पंचम सत्र है। ये पंचम सत्र में आपको आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ऐच्छिक विषय है आपका, यानी ऑप्शनल हिंदी में है। यहाँ हमने आदिकाल को पढ़ा है। आदिकाल के बाद सामाजिक पृष्ठभूमि आदिकाल की किस प्रकार से रही है, उसके बाद सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से रही है, और आज हम देखेंगे कि राजनीतिक पृष्ठभूमि आदिकाल की किस प्रकार की थी। भारतीय इतिहास का यह युग राजनीति की दृष्टि से अव्यवस्था, ग्रह कलह और पराजय का युग माना गया है। जैसे हमने सामाजिक पृष्ठभूमि में देखा था, राजाओं का ज़्यादातर ध्यान अपने भोग विलास में ही बिताते थे। राज्य में क्या चल रहा है इनकी इसकी तरफ उसका ध्यान नहीं था, और वही कारण रहा कि विदेशी आक्रमण ज़्यादा होते गए। इसी से सम्राट हर्षवर्धन के निधन के पश्चात मानो एक प्रकार से उत्तरी भारत से केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया और राज्य सत्ता डामाडोल हो गई थी। 9वीं शताब्दी में प्रतिहार मिहिर भोज ने उसे फिर से समेटा और सुव्यवस्था का क्षेत्र बनाया। उधर दक्षिण को राष्ट्रकूटों के साम्राज्य ने संभाला रखा था। इधर अरब ने, नवोदित इस्लाम ने सुदूर पश्चिमी एशिया और पश्चिम और पूर्व में अपने पैर पसारने चाहे यानी अपना सत्ता बढ़ा रहे थे वो। भले ही उसने बात में मध्य एशिया और पश्चिम को रोंद और कुचल डाला, पर अफगानिस्तान से आगे न बढ़ सका। अब मुसलमानों ने सिंध को प्रवेश द्वार बनाना चाहा था। उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि सिंध राजा दाहिर और उसके पुत्र तिल मिला चुके थे, भूमि के लिए लड़े, परंतु अंत में उनका हार हो गई। इस पराजय का कारण स्पष्ट है कि वहाँ के जाटों ने ब्राह्मण राजा दाहिर के व्यवहार से असंतुष्ट होकर उस युद्ध में केवल उदासीनता ही नहीं दिखाई, प्रत्युत्तर आक्रमणकारियों का साथ दिया और वैयक्तिक स्वार्थ के लिए निज देश के हित को न्यौछावर कर दिया। अब देखिए कि यहाँ भी अगर हम बात करते हैं कि कोई भी जंग अगर आपको जीतनी है तो विश्वास कितना महत्वपूर्ण माना गया है। अगर विश्वास है तो हम कौन सी भी जंग आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि असंतोष दिखाया है, और असंतुष्ट और उदासीनता के कारण उन्होंने जो आक्रमणकारी है उनका साथ देना योग्य माना है और वैयक्तिक स्वार्थ को अपनाया है। इसी प्रकार सिंध के बौद्धों का इस आक्रमण के समय अपने ब्राह्मण राजा का साथ न देना भी इसी मनोवृत्ति को सूचित करता है। यानी मानसिकता व्यक्ति की यहाँ पे बदली हुई दिखाई दी है। इस घटना से जनता की शासन के प्रति उदासीनता और राजनीतिक चेतना का ह्रास पता चलता है। जब पूरा माहौल जब तालमेल नहीं बैठता, तब जनता का क्या होता है कि राजाओं पर से विश्वास उड़ जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि हम जनता का विश्वास अगर आपको हासिल करना है तो राजाओं ने प्रजा के हित में कुछ न कुछ करना आवश्यक है। लेकिन राजाओं में आपसी मतभेद है, स्वार्थ है, वैयक्तिक स्वार्थ है। इसको अगर आगे लेकर वो चल रहा है तो राष्ट्र का क्या, वो उसका खुद का विकास नहीं कर सकता। इसी प्रकार आगे तत्कालीन अरब सेनापति ने सिंध से कच्छ, दक्षिणी मारवाड़, उज्जैन और उत्तरी गुजरात को ध्वस्त कर लाट में प्रवेश कर दिया था। वहाँ चालुक्य सेनापति ने अरब सेना का पूर्णतः संहार किया। इसी के साथ साथ इसमें कश्मीर के सम्राट ललितादित्य का विशिष्ट स्थान है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी का यह प्रारंभिक काल भारतीय राजनीतिक जीवन के विशृंखल होने का काल रहा है। यानी पहले ही हम कह चुके हैं कि अस्ताव्यस्त यह और पराजय का काल गया है। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के राजनीतिक घटना चक्र ने हिंदी साहित्य को भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से प्रभावित किया था। इसी के साथ साथ विशृंखलता तथा राजनीतिक असंतुलन के इस युग का प्रारंभ राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसने अनुज और सशक्त हिंदू सम्राट हर्षवर्धन के
सिंहासन रूढ़ होने से होता है। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उत्तर भारत के अधिकतम क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने में सफल हुआ है। इस युग में छोटे छोटे शासकों के मध्य होने वाले ये युद्ध हमेशा ही किसी आवश्यकता के कारण नहीं होते थे। उनमें से अधिकांश कारण केवल उन शासकों का शौर्य प्रदर्शन और पराक्रम दिखाना था। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्रीय सत्ता के अभाव में यह काल आपसी संघर्षों का काल रहा था। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे। हिंदी साहित्य के आदिकाल का विकास भी इसी पृष्ठभूमि में हो रहा था। शासकों की आपसी लड़ाइयाँ, मुगलों के आक्रमणों का सामना, एकता का अभाव और राज्यों का बिखराव ही मान अपमान के प्रश्न बने। युद्धों ने देश को खोखला और जर्जर बना दिया। राजपूतों का उदय उस समय के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई है। उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन इस युग में साहित्य में मिला हुआ है। उत्तरी भारत में राजपूतों के छोटे छोटे राज्य थे। 10वीं शताब्दी के अंत में गजनी का राज्य महमूद गजनबी के हाथ आया। उसने उक्त शाही राज्य को बड़ी कठिनता से जीता, फिर पंजाब और कांगड़ा को लिया और अंतर्वेद पर चढ़ाई करके मथुरा और कन्नौज लूटे तथा कन्नौज का करत राज्य बनाकर ग्वालियर और कालिंदर को लूटा। इसके अंतर्गत सौराष्ट्र पर चढ़ाई करके सोमनाथ मंदिर से अपार धनराशि भी लूटी थी। जिन दिनों में महमूद के उत्तरी भारत में आक्रमण हो रहे थे, उन्हीं दिनों दक्षिण का चोल राजा राजेंद्र पूर्व में अपने राज्य का विस्तार करने में व्यस्त था। उसने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल तक को जीत लिया। महमूद के बाद मालवा के भोज और चेंदी की कर्ण का प्रताप भी कम न था। उन्होंने कुरुक्षेत्र और कांगड़ा से तुर्क आधिपत्य का अंत कर दिया। कन्नौज के राजा जयचंद्र के षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित भी हुआ और मारा भी गया। फिर कन्नौज और कालिंजर का पतन हुआ। दिल्ली में तुर्क संतुलन स्थापित हुए और क्षणे क्षणे उसका विस्तार हुआ। यद्यपि उसका विरोध करने वाले सर्वत्र रहे और डटकर वे उसके सरदारों से लोहा लेते रहे, फिर भी मुस्लिम पताका प्राय सारे उत्तरी भारत में फहराने लगी थी। अब देखिए कि राजनीतिक परिस्थितियों के सर्वेक्षण के पश्चात यह कह सकते हैं या यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं में अपना राज्य फैलाने की लालसा लिए अनेक वीर थे, किंतु आक्रमण के समय अपने पड़ोसी राज्य से क्या रहे हैं, वो हमेशा उदासीन रहे। यानी पड़ोसी राज्यों से उन्होंने जो मदद मांगी थी वह उन्हें नहीं मिल पाई। उनके संकुचित राष्ट्रीयता थी। अपने 10-50 गांवों को ही राष्ट्र समझते रहे। व्यापक रूप से समूचे भारत को राष्ट्र नहीं समझा। अगर वैसा समझा होता तो कोई भी भारत पर राज्य नहीं कर सकता था। यही कारण है कि वैयक्तिक वीरता होते हुए भी उन्हें पराजित होना पड़ा है। हर एक राजा वैयक्तिक सफलतापूर्वक या शूरवीर राजा, वीरतापूर्ण राजा हो सकता है, लेकिन अगर उसे कोई साथ न दे, उदासीनता दिखाए, तो उसकी शौर्यता किसी काम की नहीं होती। यदि सम्मिलित रूप से विदेशी आक्रमणों का सामना किया गया होता तो निश्चित रूप से भारत का मानचित्र आज कुछ और होता। उस समय सामंतवाद का बोलबाला था। राजा को सर्वोपरि सत्ता के रूप में समझा गया और उचित अनुचित आज्ञा पर मर मिटना अपना धर्म समझा गया। जनता में राजनीतिक चेतना का ह्रास हो चुका था और वह अंतकलह, ईर्ष्या तथा द्वेष से बुरी तरह ग्रस्त हो चुकी थी। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का यह काल पतन का काल जाना चाहिए या फिर कहा जा सकता है। हमने पहले ही देखा है कि हर एक राजा क्या है, अपनी वैयक्तिक स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहा था। अगर उन्होंने भारत का सोचा होता तो आज भारत का जो चित्र है वो अलग होता था। केवल 4-5 गाँव को या 10-50 गाँव को ही वो राष्ट्र समझने लगे थे। लेकिन ये इसके बावजूद भी
कोई वीर अगर आगे चलकर विदेशी आक्रमणों का सामना करता है तो दूसरे गांव के लोग या दूसरे जो वीर हैं वो क्या थे कि उसमें उदासीनता दिखाते थे, अपना सहभाग वह दर्ज नहीं कर पाते थे, ना किसी का साथ देते थे। इसी कारण हम कह सकते हैं कि सामंतवाद का बोलबाला था। और क्या हो गया था कि फिर यहाँ पे जो ईर्ष्या है, द्वेष है, वो बुरी तरह से लोग इस कारण ग्रस्त हो चुके थे। अब केवल राजा को सर्वोपरि सत्ता के रूप में समझा जा चुका था और उचित अनुचित आज्ञा पर केवल मर मिटना वह लोग अपना धर्म समझते थे। अब देखिए कि हमने आदिकाल में सामाजिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी, और आज हमने देखा है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी। अब इसके बाद हम आगे का पॉइंट अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।